हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पायलट प्लांट स्केलअप टेक्निक्स में जनरल कंसिडरेशन में रिव्यू ऑफ फार्मूला तक पढ़ा था। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं जनरल कंसिडरेशन में कि एक लार्ज कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए छोटे स्तर पर पायलट प्लांट सिस्टम में या पायलट प्लांट यूनिट में हम पहले प्रोडक्शन कर कर देखेंगे और उसको आइडियली मैच करेंगे रेफरेंस से। अगर वो सारी प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स सही तरीके से और अच्छे तरीके से जो है लॉन्च हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं, तो हम उसको वैलिडेट करके और इसी प्रोडक्शन यूनिट को लार्ज फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। यही सब बातों का जनरल कंसंट्रेशन हमें देखना है पायलट प्लांट के स्केलअप में। उसके बाद जो 5वें नंबर पे बात आती है रॉ मटेरियल्स। अब प्रोडक्शन किसी भी फॉर्मुलेशन के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं? सबसे पहला तो आपका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और बाकी जो भी मटेरियल यूज़ होगा उस फॉर्मुलेशन में वो कहलाएगा एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट में आपके जैसे टैबलेट फॉर्मुलेशन में आपका बाइंडर हो गया, स्टार्च पाउडर हो गया और टैल्क पाउडर हो गया और दूसरी भी जो भी कुछ अदर एक्सिपिएंट्स आप उसमें ऐड करते जाते हैं, तो वो उन सबको एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने के बाद उसके उस लेबलिंग पे हम लोग उसके क्वांटिटी भी लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर टैबलेट 500 एम जी, अगर उसमें पैरासीटामोल लिखा है तो 500 एम जी पैरासीटामोल के साथ साथ उसमें अदर एक्सिपेंट्स भी ऐड हैं, तो टोटल उस टैबलेट का आप वेट करोगे तो वो 500 एम जी से थोड़ा ज़्यादा ही निकलेगा। तो जो रॉ मटेरियल और एक्सिपेंट्स हमने हमारे पायलट प्लांट में प्रोडक्शन करने के लिए लेकर आए हैं, तो उसको भी वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट मतलब उसको भी एक आइडियल रेफरेंस के साथ मैच कर कर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करनी होगी। किसकी? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स की। जैसा जैसा कि हम हमारी यहाँ लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो आप लोग वो किसी भी प्रोटोकॉल को या किसी भी प्रोसीजर को रेफरेंस आइडियल रेफरेंस मानकर आप उसको कंडक्ट करते हैं। उसी प्रकार हमें रॉ मटेरियल में एक्सिपिएंट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी इवेल्युएट करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, वन पर्पस या वन responsibility of the pilot plant is the approval and validation of the active ingredients and excipients raw material। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑब्जेक्टिव है या एक पर्पस है पायलट प्लांट का कि जो भी रॉ मटेरियल जैसा कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं उसका और एक्सिपिएंट्स को, इन दोनों को अलग अलग वैलिडेट करना है। अब वैलिडेट मतलब क्या होता है? वैलिडेशन मतलब क्या होता है? वैलिडेशन मतलब ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आपने किसी आइडियल या स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करके अ, किसी भी ड्रग या एक्सिपिएंट को या किसी भी रॉ मटेरियल को एनालाइज किया है, इवेल्युएट किया है। अगर वो उस पैरामीटर्स के आसपास भी कहीं आता है तो दे आर अप्रूव्ड, दिस मटेरियल वाज अप्रूव्ड या दिस रॉ मटेरियल वाज अप्रूव्ड। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है हमारे पास, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का सत्यापन करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपको उसको जो वेरिफिकेशन के बाद आप उसको किसी स्टम्प पे अगर लिख कर किसी चीज़ को वैलिडेट करके स्टम्प पे लिख कर कहते हैं, तो उस स्टम्प पेपर पर जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो एक वैलिडेट प्रोसीजर हो जाता है। आ रहा है समझ में? यानी एक सत्यापन तो आपने किया, वेरीफाइड किया, वेरीफाइड करने के बाद अगर आप उसको एनालाइज और इवेल्युएट करके भी देखोगे तो वो चीज़ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा, जो कि जिसका मीनिंग वैलिडेशन है, जिसकी टर्म वैलिडेशन है। यहाँ तक आया समझ में? तो हम रॉ मटेरियल और एक्सिपिएंट को वैलिडेट करते हैं सबसे पहले। तो क्यों वैलिडेट करते हैं? बिकॉज raw material used in the small scale production cannot necessarily be the representative for the large scale production। इसका मतलब जो प्रोडक्शन हम
फॉर्मुलेट कर रहे हैं या जिस फॉर्मुलेशन का हमने प्रोडक्शन किया है उसमें यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल, अगर उसको ही हम ढंग से वैलिडेट नहीं करेंगे तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट में आपको भारी नुकसान हो सकता है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है वो रॉ मटेरियल की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करता है और वैलिडेट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से आप प्रोसीजर फॉलो करके रॉ मटेरियल को वैलिडेट और इवेल्युएट करते हो। जिस तरीके का जितना बेहतर तरीके का वैलिडेशन और इवेल्युएशन और अप्रूवल होगा उतनी ही अच्छी मानक स्तर पर आपकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट को यही प्रोसीजर रिप्रेजेंट करेगा और आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, कंपनी की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन में ग्रोथ होगी, मार्केटिंग में ग्रोथ होगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है इंग्रेडिएंट्स में चेक इंग्रेडिएंट्स में चेंज इन पार्टिकल साइज, shape or morphology which results in differences in bulk density, static charges, rate of solubility, flow properties, color, etc. अब इस लाइन को थोड़ा सा समझें। फर्स्ट लाइन पढ़ें आप पहले। इंग्रेडिएंट्स में चेंज इन पार्टिकल साइज, जो भी रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं कंपनी में प्रोडक्शन के लिए, तो हो सकता है कि जो पार्टिकल साइज है उसमें वेरिएशन हो। ठीक है, जैसी साइज़ का पार्टिकल हमें चाहिए था हमारे स्टैंडर्ड या आइडियल प्रोसीजर के हिसाब से, उस हिसाब से रॉ मटेरियल ना आ पाया, उसकी पार्टिकल साइज़ थोड़ी वेरिएंट हो या थोड़ी मॉडिफाइड हो या शेप में थोड़ी सी जो है डिफरेंस हो, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कुछ डिफ़र हों, ये सारी बातें जो है आगे फिजियोकेमिकल इवोल्यूशन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी बल्क डेंसिटी सही नहीं आएगी, स्टैटिक चार्जेस डिफरेंट आएंगे, जैसा कि हमें चाहिए उस प्रकार का जो भी फिजियोकेमिकल इवोल्यूशन है वो नहीं मिल पाएगा, जैसे कि रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज़, कलर, एक्सेट्रा। तो इसलिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मतलब आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स को वैलिडेट करके अप्रूवल देना होता है, और वो अप्रूवल तभी मिलेगा जब अच्छी तरीके से वो इवेल्युएट हो जाएगा। इवेल्युएट में हम क्या करते हैं, जैसे कि एडल्ट्रेशन, आपने फिफ्थ सेम या कोगनोसी में पढ़ा होगा। एडल्ट्रेशन में जिस तरीके का सामान या जिस तरीके का रॉ मटेरियल माल हम मंगाते हैं तो उसकी जगह कुछ और ही या कुछ कम क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाता है। तो हमें ये भी डिटेक्ट करना होता है कि कहीं रॉ मटेरियल की क्वालिटी में तो कुछ कमी नहीं है। पता पड़ा कि जो है हमने एक ए ग्रेड क्वालिटी का माल मंगाया था और वो सी ग्रेड या डी ग्रेड क्वालिटी का माल जो है हमारे यहाँ कंपनी में डिलीवर हो गया है। तो उसका पता कैसे लगाएंगे? टेस्टिंग लैब में आप उसको फिजियोकेमिकल इवेल्युएट करेंगे। वो टेस्टिंग लैब कहाँ होगी? क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और इनको कमांड कौन करेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी कहाँ है? आपके पायलट प्लांट में। तो बेसिकली यू हैव टू चेक एंड इवेल्युएट along with the validated procedure. The raw material was approved for the large scale production unit in your pilot plant. Now the sixth point is equipment. Read the first line. The most economical and the simplest and efficient equipment which are capable of producing product within the proposed specifications are used. Means the equipment which was develop a main role in production unit should be portable, should be in a simplest form, should be economical in our budget and efficient to produce the required quantity of the product. समझ में आया? इक्विपमेंट हमें किस तरीके का यूज़ करना है उस और उस इक्विपमेंट को वैलिडेट भी करना है।
ठीक है, और वैलिडेट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बनाना है कि हाँ, ये इक्विपमेंट जो है पायलट प्लांट में हमने टेस्टिंग इसकी की है और ये बेहतरी के साथ आपके प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके लिए वो एक सिंपलेस्ट हैंडलिंग होनी चाहिए उस इक्विपमेंट की, उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक भी हो हमारी कंपनी के बजट के हिसाब से। तो इस प्रकार का इक्विपमेंट हमें डिज़ाइन करना है और इसको वर्कआउट में लेना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, द साइज ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी सच दैट द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स रन शुड बी रिलेवेंट टू द प्रोडक्शन साइज्ड बैच। जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिफ्ट्स में काम चलते हैं कंपनी में, और उन शिफ्ट में भी एक पर्टिकुलर बैच प्रपोज्ड होता है, ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि आपको इस बैच में इतनी टैबलेट्स प्रोड्यूस करनी है। समझ लीजिए 4 शिफ्ट में रैनबैक्सी कंपनी में जो है 4 शिफ्ट चल रही हैं, और 4 शिफ्ट में हर शिफ्ट में आपको 10 लाख टैबलेट का प्रोडक्शन देना है या 10 लाख बॉटल्स सिरप का प्रोडक्शन करना है। तो हमारा इक्विपमेंट भी जो है इतना स्मूथली रन करना चाहिए, उसकी कंडक्शन इतनी स्मूथ होना चाहिए, इतनी लीनियंट होना चाहिए, और जो भी कॉपरेशन हम दूसरी मशीनरीज़ के साथ, दूसरे इक्विपमेंट्स के साथ हम एक दूसरे को जोड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई केवल एक ही इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता है। पहले मैनुअल वर्क होता था कंपनी में, अब जो है मशीनरीज़, टूल्स, टेक्नीशियंस और टेक्नीशियन स्टाफ्स, इसके अलावा जो है जो लार्ज वेसल्स हैं, इक्विपमेंट्स, उनको मॉनिटर करने के लिए ही जो है स्टाफ रखा जाता है। उनके कंडक्शन के लिए स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको कमांड दे देंगे इक्विपमेंट को मशीन के साथ जोड़कर या कंप्यूटर के साथ जोड़कर, तो वो उसका वर्क प्रॉपर्ली उस पर्टिकुलर बैच में उतनी टैबलेट का प्रोडक्शन कर देगा। तो हमारा इक्विपमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो कैपेबल हो कोरिलेट करने के साथ साथ दूसरे इक्विपमेंट के साथ, कोऑर्डिनेट उसका अच्छा हो, प्रोड्यूसिबिलिटी उसकी अच्छी हो। और जो बैच वाइज प्रोडक्शन है टैबलेट्स का, समझ लो 10 लाख, जैसे कि हम बात करते हैं 10 लाख टैबलेट हमें एक बैच में चाहिए, तो 10 लाख टैबलेट बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसे वो इक्विपमेंट जो है झेलेगा, और उसकी साउंड एनर्जी भी वेस्ट होगी, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता हो, वाइब्रेट ना करता हो, इस तरीके की जो है उसमें जो अगर कुछ फॉल्ट है तो हमें वो भी चेक करने होते हैं। मीन्स इन शॉर्ट, उसका मेंटेनेंस और हैंडलिंग उस इक्विपमेंट की एक इकोनॉमिकली बेस पर होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, द इक्विपमेंट इज़ टू स्मॉल द प्रोसेस डेवलप्ड विल नॉट स्केल अप। अगर इक्विपमेंट आप छोटा लेकर आए हैं और आपको, जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में 1 करोड़ टैबलेट के लिए कम से कम 100 टैबलेट की प्रोडक्शन वाला इक्विपमेंट हमें प्रोटोकॉल में यूज़ करना होता है, किसी कंपनी के स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा है। तो हम अगर 50 टैबलेट का प्रोडक्शन करने वाली कोई इक्विपमेंट लेके आए हैं, 50 सायरप बॉटल या 50 इमल्शन सस्पेंशन की बॉटल प्रोड्यूस करने वाला इक्विपमेंट लेके आए, तो ये हमारे कैलकुलेशन को गड़बड़ कर सकता है। कैलकुलेशन किस प्रकार का, कि हम इसी इक्विपमेंट को, अगर इस तरह के इक्विपमेंट को अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें 1 करोड़ की जगह हाफ क्वांटिटी में बैच में प्रोड्यूसिबिलिटी प्रोडक्ट की मिलेगी। यानी कि जिस बैच में, जिस शिफ्ट में अगर 10 लाख टैबलेट निकलनी थी तो 5 लाख टैबलेट ही प्रोड्यूस हो पाएंगी। इससे कंपनी को इकोनॉमिकली घाटा हो सकता था। समझ लो 5 घंटे की अगर शिफ्ट है और 5 घंटे में केवल 5 लाख ही टैबलेट प्रोड्यूस हो रही है, जबकि कैपेबिलिटी होना चाहिए थी 10 लाख की। तो टाइम इज़ मनी जो कहते हैं ना अपन, तो जितने टाइम में हम 10 का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम 5 का प्रोडक्शन करें, तो ये इकोनॉमिकली कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसलिए इक्विपमेंट भी हमें उस प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से उस प्रॉपर कंटेंट में लेके आना पड़ता है। Whereas if equipment is too big, then the wastage of the expensive active ingredients, अब अगर ज़्यादा जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उस क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा बड़ा हम इक्विपमेंट लेके आएँ, तो ये भी उसमें जब हम फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे या प्रोडक्ट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो उनका वेस्टेज होगा। अल्टीमेटली जो है
एक यूनिफ़ॉर्म एक जो रिक्वायर्ड साइज़ है उस तरीके का ही इक्विपमेंट हमें यूज़ पायलट प्लांट में डिज़ाइन करना होता है और उसको कंडक्ट करना होता है, क्योंकि वही रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके का इक्विपमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री में यूज़ करोगे, जो आपको इकोनॉमिकली हार्म नहीं करेगा, जो टेक्निकली भी आपको हार्म नहीं करेगा। फिर है आपका प्रोडक्शन रेट। Production rate means the immediate as well as the future market trends required are considered while determining the production rates. प्रोडक्शन रेट क्या होनी चाहिए? जैसे कि हर शिफ्ट में हम टैबलेट की वो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कितना प्रोडक्शन लॉन्च करना है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, डिमांड अच्छी है, और डिमांड अच्छी कब होती है? देखिए आप समझे कि एम्लोडिपिन ड्रग जो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हाइपरटेंशन में काम आती है ना? ऐसा कहीं पढ़ा होगा आपने। बीपी की नॉर्मल भाषा में कहें तो बीपी की हाई बीपी की जो है वो ड्रग एम्लोडिपिन है। अब वो मैकलर्ड्स की कंपनी में एमोडेपेटी करके नाम से आती है। 45 या अराउंड 50 रुपीज़ का वो स्ट्रिप है। वही एम्लोडिपिन ड्रग मैनकाइंड में 11 से 12 रुपए का स्ट्रिप है, और वही एम्लोडिपिन जेनरिक फॉर्म में सिप्ला कंपनी की जेनरिक स्ट्रिप में मात्र 5 रुपए का है, वो भी एमआरपी में। होलसेल में कितना, मतलब समझ लो कि 1 या 2 रुपए का स्ट्रिप पड़ेगा। अगर 1 रुपए का वो एम्लोडिपिन जेनरिक ड्रग आ रहा है, इसका मतलब उसकी इकोनॉमी, अगर अच्छी कंपनी में उसकी डिमांड बढ़ गई, तो हमें यही बातें पहले कंसिडर करनी होती है कि जो मार्केट में अगर किसी फॉर्मूलेशन की या किसी मॉलिक्यूल की डिमांड अच्छी है, अगर वो मॉलिक्यूल मार्केट में अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रेट पर मिल रहा है, तो हम कितने इकोनॉमिकली और बेनिफिशियली उसको लॉन्च कर सकते हैं ताकि उस मॉलिक्यूल की हमारी कंपनी के द्वारा डिमांड ज़्यादा बढ़े। समझ लो आपने कोई नई कंपनी डेवलप की और आप वही एम्लोडिपिन जो है 5 रुपये की जगह 5 और 11 रुपये के बीच में आप दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं, तो आपकी एम्लोडिपिन मार्केट में पहले प्रेफर की जाएगी, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसमें क्वालिटी मेंटेन की है, आपने पूरा प्रोसीजर प्रोटोकॉल सब कुछ मेथोडोलॉजी सब टर्मिनोलॉजी सब कुछ फॉलो किया है। तो ये सब प्रोडक्शन रेट मार्केट इवेल्युएशन ये सब हमें पहले करना पड़ता है। और अगर आपकी कंपनी में उस मॉलिक्यूल का कंज्यूम, यानी उस मॉलिक्यूल की डिमांड बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, तो यही प्रोडक्शन रेट आपको डेवलप करके मेंटेन करके रखना है और धीरे धीरे इसकी क्वालिटी में सुधार लाना है। जनरल कंसिडरेशन में प्रोडक्शन रेट बहुत इकोनॉमिकली मायने रखता है। उसके बाद द साइज ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी सच दैट इट इज़ प्रॉपरली यूटिलाइज। इक्विपमेंट की जो साइज़ होनी चाहिए वो हमारे फ्लोर स्पेस एरिया से, जिस भी लैब में या प्रोडक्शन यूनिट में हम परफॉर्म कर रहे हैं उस इक्विपमेंट को, तो उसकी हाइट छत लेवल से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ धुआं छोड़ रहा है या साउंड छोड़ रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, तो उससे किसी और दूसरे इक्विपमेंट या आसपास के कंस्ट्रक्शन एरिया को कुछ हार्म पहुँचे, तो उसकी साइज़ भी हमें मेंटेन रखनी पड़ती है। इस किस पर्टिकुलर साइज़ का इक्विपमेंट हमें चाहिए उस तरीके का डिज़ाइन हमें करना होता है। टू accommodate future growth, increased production capacity may be realized more economically through more efficient utilization of smaller equipment than through purchase of oversized equipment. फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए और फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि हमारी प्रोडक्शन किस तरीके की होगी। अगर हमारे मॉलिक्यूल की डिमांड बढ़ती है तो हमें हमारे पास इक्विपमेंट जो प्रेजेंट है उस तरीके का वर्क वाला इक्विपमेंट हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट में डेवलप करना होगा। तो ये सारे मानक हमें पहले ही माइंड सेट करके रखने होंगे कि हमें इस स्तर की अगर काम करने की आवश्यकता पड़े, हाई लेवल प्रोडक्शन रेट हो जाए, तो हमारा ये इक्विपमेंट वो प्रोड्यूसिबिलिटी प्रोडक्ट की दे सकता है या नहीं। आ रहा है समझ में? यहाँ तक जो है आपका जनरल कंसिडरेशन ही अभी चल रहा है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए प्रोसेस इवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। ये अभी हम केवल आपस में कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन जो एक जनरल बॉडी मीटिंग में तय होती है किसी भी पायलट प्लान को डेवलप करने के लिए, किस पर्पस के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करने के लिए। तो उसमें हम यहाँ तक पहुँचे हैं प्रोसेस इवोल्यूशन तक। प्रोसेस इवोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज तक के अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।